Good morning, students. You know that we have done our 3 lessons of SST. Today we will start a new lesson, lesson number 4, the Western Desert. Students, आपको पता है कि हम अपने 3 लेसन कर चुके हैं. आज हम अपना 4th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द वेस्टर्न डेजर्ट. इससे पहले मैंने आपको लेसन 1 में बताया था कि इंडिया को फिजिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो उन्हीं फिजिकल डिविजन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में रीड किया था जिसमें आपको हिमालय और उसकी जो रेंजेस हैं उनके बारे में बताया गया था. नेक्स्ट आपने नॉर्दर्न प्लेन्स रीड किया. अब हम वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में रीड करेंगे और इसके बाद द साउदर्न प्लेटो और द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में हम रीड करेंगे. तो आज हम रीड करेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट. डेजर्ट होता है वो एरिया जहाँ सिर्फ रेत ही रेत आपको चारों तरफ देखने को मिलती है, रेगिस्तान या मरुस्थल जिसको कहा जाता है. तो द वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में हम अब रीड करेंगे. द मैप यू आर सीइंग हेयर शोज यू द लोकेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. वेस्टर्न डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है और जो मैप आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी जो वेस्टर्न डेजर्ट है, इसको वेस्टर्न डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है और राजस्थान के भी बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में ये डेजर्ट है, इसलिए इसको वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं. इसका नाम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी और इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट द लेसन. टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द वेस्टर्न डेजर्ट. ये वेस्टर्न डेजर्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है. इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में है. देयर इज़ वेरी लिटिल रेन एंड हार्डली एनी वेजिटेशन देयर. वहाँ पर बहुत कम बारिश और शायद ही कोई वनस्पति देखने को मिलती है. द वेस्टर्न डेजर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. वेस्टर्न डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. द थार डेजर्ट एक्सटेंड्स टू एन एरिया ऑफ 500 किलोमीटर्स फ्रॉम द अरावलीज इन द ईस्ट टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट. थार डेजर्ट का एरिया अरावली की पहाड़ियों से लेके और पाकिस्तान के बॉर्डर तक, पूर्व में अरावली की पहाड़ियां हैं और पश्चिम में पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो इसकी वहां तक चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है. इन द साउथ वेस्ट इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द कच्छ टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. और साउथ वेस्ट में ये रान ऑफ कच्छ बोलते हैं, कच्छ के रण से लेके और हरियाणा के बॉर्डर तक इसकी चौड़ाई लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की है. द अरावली रेंजेस आर द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. और अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो संसार में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है. एट डिफरेंट प्लेसेस दे आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. रेगिस्तान में कई स्थानों पर छोटी छोटी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, यानी रेत के टीले. These sand dunes keep on moving from place to place due to fast blowing winds. ये sand dunes एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब अपना स्थान चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं और इन तेज हवाओं के कारण ये एक स्थान से दूसरे रेत एक जगह से उड़कर हवा के साथ दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है. तो ये कहा जाता है कि ये सैंड ड्यून्स जो हैं ये अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं. These fast blowing winds are called sandstorms. रेगिस्तान में इन तेज चलने वाली हवाओं को सैंडस्टॉर्म्स कहा जाता है. दे आर कॉमन इन डेजर्ट. और ये सैंडस्टॉर्म्स रेगिस्तान में आम बात है. द लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द थार डेजर्ट. बहुत कम बारिश और बहुत अधिक मिट्टी के कटाव होने के कारण राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी भाग है, वो रेगिस्तान में बदल गया है. इन द वेस्टर्न डेजर्ट देर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. देर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन इन द डेजर्ट. वेस्टर्न डेजर्ट में पानी बहुत कम है, शायद ही रेनफॉल वहाँ बहुत कम मात्रा में होती है. देर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन. और वहाँ वनस्पति भी शायद मुश्किल से ही मिलती है. बट एट सम प्लेसेस ओनली थोर्नी श्रब्स कैन बी सीन. लेकिन जहाँ वनस्पति देखने को मिलती है वहाँ भी केवल कांटेदार झाड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं. Sometimes underground water comes out of the surface of the earth and forms a pool. कुछ स्थानों पर जमीन के नीचे का पानी, भूमिगत जल जिसको कहा जाता है, जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है और आकर एक पूल का निर्माण करता है, एक तालाब का निर्माण कर लेता है.
दिस इज कॉल्ड एन ओएसिस। इसको ओएसिस कहा जाता है, मरुद्यान कहा जाता है। रेगिस्तान में जब जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है तो उसके आसपास कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं, उसको मरुद्यान कहा जाता है उस एरिया को। सम वेजिटेशन लाइक डेट, पाम, कीकर, बबूल एंड ग्रासेस ग्रो देयर। कुछ वनस्पति जैसे खजूर के पेड़, कीकर, बबूल और कुछ घास वहां उग जाती हैं। स्मॉल विलेजेस डेवलप अराउंड इट, और इसके आसपास छोटे छोटे गांव जो हैं वो बस जाते हैं। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज ऑफ एक्सट्रीम टाइप। डेजर्ट का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो एक्सट्रीम टाइप की है, जो चरम जलवायु है। यानी कि गर्मियां जब होती हैं तो वो भी चरम पर होती हैं, और जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियां भी अधिक मात्रा में होती हैं। द समर इज एक्सेसिवली हॉट एंड इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। गर्मियां बहुत अधिक गर्म और सर्दियां बहुत अधिक ठंडी हो जाती हैं। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नाइट्स आर कूल इवन इन समर। लेकिन ये बड़ी ही रोचक बात है कि जो रातें हैं वो गर्मी के सीजन में भी ठंडी होती हैं। दिस इज बिकॉज द सैंड कूल्स डाउन क्विकली। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो रेत रेगिस्तान में है वो शाम के समय जब सूरज ढल जाता है तो सूरज ढलने के बाद वो रेत ठंडी होनी शुरू हो जाती है और रात को काफ़ी ठंडी हो जाती है, इसीलिए रात का मौसम जो है वहाँ का वो ठंडा होता है। देर आर नो परमानेंट रिवर्स इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में कोई स्थायी नदी नहीं है, बट ओनली स्मॉल स्ट्रीम्स एंड रिव्यूलेट्स विच आर यूजली ड्राई स्टार्ट फ्लोइंग ओनली आफ्टर द रेन। लेकिन कुछ छोटी नदियां, नाले जो हैं वो जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, बारिश आने के बाद वो बहने शुरू हो जाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। पानी की कमी के कारण रेगिस्तान के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है, बहुत कठिनाई भरा है। लोनी, अ सीजनल रिवर, इज द ओनली रिवर दैट ड्रेन्स द इंडियन डेजर्ट। लोनी ही एक ऐसी नदी है, एक सीजनल रिवर जिसको मौसमी नदी या बरसाती नदी भी कहते हैं, कि जब बारिश का पानी आता है तभी उसमें पानी आता है। तो ये सीजनल रिवर है और यही रेगिस्तान में पानी पहुंचाती है। इन द डेजर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इज वेरी डिफिकल्ट। रेगिस्तान में सड़कों का निर्माण करना और रेलवे लाइन का निर्माण करना बहुत ही कठिन है। सो केमल्स आर द इजी एंड द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दी है। इसीलिए ऊंट वहां आसान और मुख्य ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का साधन है। कैमल्स कैन मूव इजिली अक्रॉस द सैंड। ऊंट रेत पर बहुत आसानी से चल सकते हैं बिकॉज दे हैव पैडेड फीट। उनके गद्देदार पैर होते हैं और उन गद्देदार पैरों से वो रेत पर बहुत आसानी से चल सकते हैं। दे कैन गो फॉर मैनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर। और बिना पानी पिए और बिना भोजन के वो कई दिनों तक रह सकते हैं। ऊंट जब पानी पीता है तो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और उसके बाद वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए ऊंट को शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। लैक ऑफ वाटर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द डेजर्ट। पानी की कमी रेगिस्तान में सबसे बड़ी समस्या है। सो आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग सीरियस अटेम्प्ट टू चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। इसलिए हमारी सरकार गंभीर प्रयास कर रही है कि वहाँ के लोगों का जीवन जो है उसको बदला जा सके। वाटर इज बीइंग ब्रोट इन द वेस्टर्न डेजर्ट फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज थ्रू कनल। नहर के द्वारा सतलुज नदी से और उसकी सहायक नदियों से पानी को नहर के द्वारा रेगिस्तान में लाया गया है। दिस कनल इज कॉल्ड इंदिरा गांधी कनल। इस नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कनल्स इन द वर्ल्ड। और ये नहर संसार की लंबी नहरों में से एक है। द सिचुएशन इज चेंजिंग नाउ। अब स्थिति बदल रही है। दिस कनल हैज टर्न सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट इनटू फर्टाइल लैंड। इस नहर ने रेगिस्तान के बहुत सारे भाग को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। जैसलमेर, बीकानेर, ये एरिया बहुत फर्टाइल हो गया है। जो इस नहर के आने के बाद जब सिंचाई का पानी उनको मिलता है तो वहाँ लैंड जो है वो फर्टाइल हो गया है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन हेयर। और ये नहर यहाँ पर सिंचाई का सबसे मुख्य साधन है। अ बिग व्हीट फार्म एट सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज़ बीन डेवलप्ड। एक बहुत बड़ा फार्म सूरतगढ़ में गंगानगर के पास विकसित किया गया है। पीपल आर मोस्टली नोमैड्स हेयर। यहाँ के लोग, रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से नोमैड्स हैं। नोमैड्स होते हैं खानाबदोश या बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं अपने पशुओं के साथ। पशुओं के लिए चारे की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ये लोग खानाबदोश होते हैं। इनके परमानेंट हाउसेज नहीं होते,
तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से नोमैड्स हैं। कैटल रियरिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का मुख्य व्यवसाय कैटल रियरिंग पशुपालन है। दे मूव विद देयर कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये लोग अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ओवरग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन आर द कॉजेज ऑफ द लैंड बीइंग टर्न्ड इनटू डेजर्ट। ओवरग्रेजिंग होता है जमीन के एक टुकड़े पर जब पशु अधिक मात्रा में चर लेते हैं तो उसको ओवरग्रेजिंग कहा जाता है। ये ओवरग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन होता है वनों की कटाई। जब वनों को अधिक मात्रा में काटा जाता है तो उसको डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। ये ओवरग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन दोनों सबसे बड़े कारण हैं जो किसी भी लैंड को, किसी जमीन को डेजर्ट में चेंज कर देते हैं। लैक ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और पानी की कमी भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड श्रब्स। इसीलिए हमें जमीन को श्रब्स से और प्लांट से ढककर रखना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक हमें पेड़ उगाने चाहिए और अपनी ज़मीन पर छोटी झाड़ियाँ भी उगानी चाहिए ताकि ज़मीन हमारी जो है वो कवर रहे। ऑलवेज कीप द लैंड कवर्ड विद देम। हमें अपनी ज़मीन को उनसे कवर रखना चाहिए। ओवरग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाना चाहिए, अत्यधिक चराई को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ओनली देन वी कैन मेंटेन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तब ही हम अपनी जो मिट्टी है उस मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उपजाऊ शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। मैंने लेसन आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।